नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी। हमने क्लास 6 की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है फॉर द सब्जेक्ट भूगोल। सिमिलरली हमने क्लास 7th की भी अपडेट कर दी है फॉर द सब्जेक्ट भूगोल। और क्लास 8th पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स तक कर दिया है। और अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग, यानी यहाँ पे बात होगी इंडस्ट्रीज़ की। और हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे, उद्योगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे बात करेंगे, और उनके आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो कौन कौन से हैं, औद्योगिक तंत्र क्या होता है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदेशों की भी। कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के साथ साथ हम इसे वर्ल्ड मैप पर भी देखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत समझेंगे केस स्टडी के साथ औद्योगिक विपदा के बारे में, जानेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण, और उसमें जैसे लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी जानेंगे। कुछ प्रमुख जगहों के बारे में भी जानेंगे, जैसे अगर हम अयस्क की बात करें या लौह अयस्क की बात करें तो हम ऊपर वाले क्षेत्र को देखेंगे, जैसे जिसमें जमशेदपुर और पिट्सबर्ग नाम से दो जगहों को बताया गया है। ठीक है, पिट्सबर्ग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसे ही जब हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो हम देखेंगे कुछ प्रमुख जगहों पर, जैसे भारत में हम बात करेंगे अहमदाबाद की, साथ साथ बात करेंगे ओसाका की जो कि जापान का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो बिना किसी बड़ी भूमिका के, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ये क्लास एक बार पहले भी रिकॉर्ड की गई थी, बस कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, या यूँ कहें कि रिकॉर्डिंग सही नहीं हो जाने की वजह से उसे वापस लेना पड़ा हमें। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लग गया है। फिलहाल अब ये उम्मीद है ये अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपने कभी विचार किया है कि जो पुस्तक आप लिखते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं उसकी विनिर्माण प्रक्रिया कितनी लंबी है और आपके पास पहुंचती है तो उसमें कितना समय लग जाता है। शुरुआत बताई गई है कि ये एक वृक्ष से किया जाता है, जिसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक लाया जाता है, संसाधित करके कास्ट लुगदी मिल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और मशीनों के द्वारा इसे कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कागज़ प्रेस में जाता है, प्रेस से स्याही के इस्तेमाल से उस पर रेखाएँ छापी जाती हैं और उसके बाद अभ्यास पुस्तिका बनती है, जिसे बांध कर और पैक कर कर बिक्री के लिए बाज़ार में भेजा जाता है। तो फाइनली ये आपको हाथों में पहुंचती है। कुल मिला के यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी विनिर्माण के लिए, ठीक है, हमें मुख्य रूप से कच्चे माल की ज़रूरत होगी, है ना। कच्चे माल की ज़रूरत होगी, और दूसरी बात ये भी है कि जिस विनिर्माण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक लंबी प्रक्रिया जाती है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, और द्वितीय क्रियाकलाप, और साथ साथ हमने यहाँ बात की है तृतीय क्रियाकलाप की, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में मैंने कहा था कि जो भी प्राकृतिक संसाधनों से हमें मिले, जैसे कि हम बात कर सकते हैं सामान्य तौर पे, अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कृषि से संबंधित हैं क्षेत्र, ठीक है, या कृषि की बात करें, खेती से बात करें, फसलों की बात करें, तो वो सब कच्चे माल के तौर पे हैं, या उन्हें आप हम प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तो उसे प्राथमिक कहा जाता है। उसी को विनिर्माण, या यूँ कहें कि उसी को मॉडिफाई किया जाए किसी और रूप में, और उसके मूल्य बढ़ाने के लिए उसको किसी तरीके से परिवर्तित किया जाए, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। उसी प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण से कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
जैसा कि आपने देखा अभी ऊपर बताया गया कि लुगदी कागज के रूप में, फिर कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में आती है। तो ये विनिर्माण की प्रक्रिया को दो चरण में बता रहा है कि पहला जो है हमने परिवर्तित किया कागज के रूप में, और दूसरा जो है उसे पहला हमने परिवर्तित किया लुगदी के रूप में और दूसरा उस कागज की अभ्यास पुस्तिका बनी। बेसिकली अगर हम बात करें कि उद्योग क्या होता है, तो वो हर आर्थिक गतिविधि जो किसी वस्तु के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हो, उसे हम उद्योग कह सकते हैं ना। या सिंपली हम कहें कि उद्योगों का संबंध वैसी किसी का आर्थिक गतिविधि से है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इनमें से किसी, जैसे वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं से संबंधित हो। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग ये कि वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला जो है वो खनन उद्योग से संबंधित है, और पर्यटन जो है वो सेवा देने से संबंधित है। ये भी एक प्रकार का उद्योग है। बात कर लेते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। तो हम इसे वर्गीकृत करेंगे मुख्यतः 3 आधार पर, जिसमें पहला आधार है कच्चा माल, दूसरा आधार है आकार और तीसरा आधार है स्वामित्व। तो पहले बात करते हैं कच्चा माल। कच्चे माल का उपयोग जो है, इसका आधार जो है वो कृषि आधारित उपयोग मुख्य रूप से देखा जाता है। इसके अलावा खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित भी हो सकता है। मतलब हमें जहाँ से कच्चा माल मिल जाए वही जो है कह सकते हैं कि वो कच्चा माल के उपयोग के आधार पे जो है कृषि। बात करते हैं कच्चे माल की। तो कच्चे माल का उपयोग के आधार पे हम कहें तो इसे 4 रूपों में, 4 प्रमुख रूपों में बांटा गया है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। कृषि आधारित मतलब कच्चे माल के रूप में हम वनस्पति और जंतु आधारित जो भी उत्पाद होंगे उनका उपयोग करेंगे। इनसे बनने वाली चीज़ें, जैसे हम बात करें कि कृषि से बात करें तो कृषि से हमें क्या, जैसे एक तो हो गया कि हम खेती कर रहे हैं, है ना। दूसरा पशुधन से बात हो रही है, मतलब पशुओं का पशुपालन जिसे कहें पशुधन से, ठीक है। तो खेती से हमें खाद्य प्रसंस्करण मिल जाएंगे और उसके अलावा वनस्पति तेल मिल जाएगा। ऐसे ही जो है अगर हम बात करें पशुओं से, तो हमें डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, मट्ठा और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पनीर मिल जाएगा। चर्म उद्योग भी पशुओं से ही मिल जाता है, ठीक है। और खेती में भी आपको सूती वस्त्र जैसे कपास और पटसन, इन सब की खेती भी होती है। तो ये कृषि आधारित, जिसमें इनका इस्तेमाल हो वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। मतलब कच्चे माल के रूप में वनस्पति या जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं। दूसरे पे जाते हैं खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। ये भी प्राथमिक उद्योग है जहाँ खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होगा। अब इनसे इनका इस्तेमाल करके जो है उनसे लोहा बनाया जाएगा और उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद, मतलब कच्चे माल के रूप में आप खनिज का उपयोग करेंगे और उससे अलग अलग विनिर्माण के उत्पाद बनाएंगे, जैसे भारी मशीनरी, भवन निर्माण और रेल के डिब्बे इत्यादि। बात कर लेते हैं समुद्र आधारित उद्योग की। तो इसमें हम पहुंचेंगे सागर और महासागर के पास जो भी उत्पाद हैं। तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो है मछली, है ना, या मत्स्य जिसे आप कहें, और दूसरा जो है लाइक कई बार इनके जल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ खाद्य प्रसंस्करण पर मूल रूप से ध्यान देंगे। तो मछली का उपयोग खाद्य रूप में भी किया जाता है, साथ साथ इनके तेल भी बनाए जाते हैं, कुछ मछलियों के तेल निकाले जाते हैं तो जिनका उपयोग किया जाता है कई तरीके से, जैसे औषधीय रूप में भी किया जाता है, कुछ लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये हो गए समुद्र आधारित उद्योग, बेसिकली जो महासागरों से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में लें। ऐसे ही वनों से प्राप्त उत्पाद को जो कच्चे माल में रुए उनको हम कहते हैं वन आधारित उद्योग, जिसमें आमतौर पे जैसे लुगदी के लिए कागज, औषधीय रसायन, फर्नीचर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, ढांचे बनाने के लिए, या और भी जो लकड़ी के काम होते हैं या वनों से जो होता है, तो उनके लिए हम जो है उनमें जो कच्चे माल के रूप में उपयोग हो जाए उनको हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। मतलब वनों से प्राप्त जो उत्पाद हों अगर वो कच्चे माल के रूप में उपयोग हों तो वन आधारित उद्योग कहते हैं। दूसरा आधार है आकार। तो आकार का तात्पर्य बेसिकली क्या है कि निवेश की गई पूंजी की राशि
और कितने लोग हैं उसमें, उत्पादन की कितनी मात्रा है। दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक है छोटे आकार का या लघु आकार का, दूसरा है बड़े आकार का या वृहद कह सकते हैं जिसे। ठीक है, छोटे उद्योग मतलब आमतौर पे जिसमें उत्पादों का निर्माण हाथ से हो, छोटे पैमाने पे किया जाए, जैसे आपने देखा होगा टोकरी बुनाई, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, हाथ से बनी वस्तुएं, ये सब क्या हैं, ये कुटीर उद्योग हैं। ठीक, बड़े पैमाने पे कई बार इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें थोड़ी बहुत प्रौद्योगिकी और पूंजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत हाई लेवल की प्रौद्योगिकी मतलब हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती है। ठीक है, और अगर बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाए, मतलब बृहत आकार का उद्योग किया जाए, तो उसमें पूंजी का निवेश भी अधिक होगा, जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी हाई क्लास की होगी। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण, खाद्य प्रसंस्करण भी कह सकते हैं, ये उद्योग जो है वो लघु पैमाने का उद्योग है। इसके विपरीत अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी की, तो ये सब बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अगर हम स्वामित्व को आधार मानकर बात करते हैं तो तीन तरीके से है। एक तो है जो व्यक्तिगत है, मतलब आपने खुद से आप अपने पूरे उद्योग पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का अधिकार हो। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, या जिसमें राज्य का स्वामित्व हो। तीसरा जो है वो है सहकारी क्षेत्र, या जिसमें आप कहें कि राज्य का भी हिस्सा हो, मतलब इसमें राज्य भी हो और निजी भी हो और इसमें केवल राज्य हो। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्लास 9th में इकोनॉमिक्स है तो उसमें हम चीज़ों को और बेहतर समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे निजी क्षेत्रों में या तो स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योग का स्वामित्व जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सेल की बात की गई है। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के मिले जुले रूप या राज्यों और व्यक्तियों के समूह के मिले जुले रूप में होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड एक संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें सहकारी उद्योग की, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि स्वामित्व और संचालन जो है वो मतलब संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों और कामगारों या यूँ कहें कि दोनों का होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी को, खासकर डेयरी उत्पाद। जैसे हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत फेमस डेयरी है पराग, है ना, तो ये जो है वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। उद्योगों की प्रभावित करने उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक में हम बात करें तो ये कुछ बहुत गिने चुने कारक होते हैं। सबसे पहले आप सोच के देखिए कि अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कुछ कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी कुछ भूमि की, है ना, कच्चा माल होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो श्रम शक्ति होनी चाहिए, आपके पास क्षमता होनी चाहिए। एक श्रम की बात हो रही है यहाँ लेबर्स से, ठीक है, जहाँ पे आपको मानवीय श्रम की बात हो रही है। इसके अलावा उसके लिए मार्केट भी होना चाहिए, जो आप लाइक जो अभी आप बना रहे हैं उसके लिए मार्केट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कारक हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ठीक है, जहाँ ये आसानी से उपलब्ध होंगे वहाँ क्या होगा कि उद्योग लगातार पनपेंगे। अच्छा, जहाँ ये नहीं उपलब्ध होते आमतौर पे, ठीक है, तो सरकार उसे उपलब्ध कराने का कोशिश करती है, जैसे परिवहन लागत को में कमी दे देगी, छूट दे देगी, सब्सिडी दे देगी। ठीक है, साथ साथ विद्युत उपलब्धता करा देगी और वहाँ पे जो है रेट कम ले लेगी। ठीक है, लाइक बिजली का जो रेट होगा वो कम ले लेगी। तो इस तरीके से ऐसे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन दिया जाता है जहाँ पे थोड़ा पिछड़े क्षेत्र हों और वहाँ उद्योग स्थापित ना हो। और औद्योगिकरण से ही हम देखेंगे कि नगरों और शहरों का विकास भी होता है और उनकी वृद्धि भी इसी तौर पे होती है। औद्योगिक तंत्र की बात करें तो किसी भी तंत्र में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है निवेश, जिसे हम इनपुट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रक्रम, जिसे आप प्रोसेस कह सकते हैं। और तीसरा होता है निर्गत, यानी हम इसे कह सकते हैं आउटपुट। ठीक है,
अगर हम किसी औद्योगिक तंत्र की बात करें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ निवेश करने की, जिसमें हम बात करेंगे कच्चे माल की, श्रम की, भूमि की लागत की, जल की उपलब्धता की, परिवहन की, विद्युत की और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी। ठीक है, प्रक्रम के तौर पे देखेंगे तो उन्हीं जो कच्चे माल हैं उनको परिष्कृत करने का जो जो सर्विसेज होंगी उन्हीं को हम कहते हैं कि ये प्रक्रम है, उसी को परिवर्तित करने का। ठीक है, तो और जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली जो उत्पाद बन के आएगा और उससे जो पैसे हमें या यूँ कहें अर्जित आय जो होगी, हमारी जो कमाई होगी। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर यही चीज़ देखी जाए तो उसमें कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत ये क्या है, ये सब निवेश हैं। उनमें प्रक्रमों की उठाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सारे काम जो हैं वो हैं प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद जो कमीज हमारे पास आती है वो है उत्पादन। ठीक है, उससे जो पैसे मिलेंगे वो भी उत्पादन के ही स्वरूप है। औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो आमतौर पे ऐसी जैसे औद्योगिक प्रदेश में क्या है कि जहाँ कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास स्थित हो जाए और वो ऐसे स्थित हों कि अपनी निकटता के लाभ को जो है एक दूसरे से बांटे। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया, जैसे मान लीजिए कि कुछ कोई क्षेत्र है तो वहाँ कई उद्योग धंधे एक साथ विकसित हो गए, तो उस क्षेत्र को कहते हैं कि ये फला औद्योगिक प्रदेश है। विश्व के तौर पे देखें तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। ठीक है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अगर हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के आसपास और विशेषकर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है। इसको हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो हमारे पास विश्व की औद्योगिक पट्टी देखने को मिलती है डेनवर और फोनेक्स वाले जगह पे। कुल मिला के यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, कनाडा और ये सारे क्षेत्र जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं आपको। फिर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल व्यू में देखें तो हम पाएंगे कि ये जो 20 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, आमतौर पे आप देखेंगे 20 डिग्री से 50 या 55 भी कह सकते हैं आप इसे, 20 से 60, चूँकि यहाँ पे 60 कुछ हो रहा है तो हम 20 से 60 के बीच मान लें। 20 से 60 के बीच का जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ये उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही डेनेवर, वही फिनिक्स और बाकी सारी चीज़ें। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो कुछ हद तक ये तटों पे भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे जावा देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन देखने को मिलेगा, सिडनी देखने को मिलेगा, मेलबर्न देखने को मिलेगा, पर्थ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मनीला देखने को मिल रहा है, फिलीपींस। ऐसे ही ये बात हो रही औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक पट्टी जो है वो आपको 20 से 60 के बीच में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उद्योग विकसित हो रहे हैं। फिर ये वाला क्षेत्र जो है इजराइल का कैरा और इराक वाला क्षेत्र है, कुवैत में है, ईरान में है। यहाँ क्या है कि ऐसे ही पिट्सबर्ग है ना, मॉस्को, डानबॉस और कुछ बॉस, यूराल, तो फरगना घाटी। ठीक है, हिंदुस्तान में बात करें तो गंगा की घाटी और मुंबई। ठीक है, ऐसे ही खार्टूम, नाइजीरिया, नैरोबी, डरबन, केप टाउन। आमतौर पे अगर प्रश्न के प्रकृति की बात करें तो यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि फला प्रदेश किस क्षेत्र से स्थित है ना, किस क्षेत्र में या किस देश में स्थित है। तो आप एक काम करें कि इसकी एक लिस्टिंग बना लें, है ना, एक लिस्ट जो है आप अपने कॉपी में तैयार कर लें, जो भी आप नोट्स कर रहे हों। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बुक से, जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहीं पे आप एक लगा लें। अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं कि एक पेज अलग से बना के उसे रख लें। भारत के औद्योगिक प्रदेशों की बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के कुछ बुक्स में 6 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। मुंबई, पुणे, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, ठीक है, अहमदाबाद बड़ोदरा, नागपुर मतलब छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, और विशाखापट्टनम गुंटूर, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ये भी नवीनतम था। कोल्लम तिरुवनंतपुरम और औद्योगिक प्रदेश ये भी नवीनतम है, बाकी पिछले 6 रहे हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा औद्योगिक विविधता के बारे में। देखिए, उद्योग धंधे जहाँ विकसित होंगे, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ तकनीकी कोई विफलता हो गई या कुछ नहीं, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो कुछ वहाँ पे जो गैस होते हैं उनकी रिसाव हो जाते हैं, या वहाँ जो पदार्थ होते हैं वो बेतरतीब तरीके से निकलने लगते हैं, तो आसपास के क्षेत्र को बड़ा प्रभावित करते हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना देखने को मिली 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे रात को अचानक जो है एक औद्योगिकीय दुर्घटना की गई, की नहीं गई तो औद्योगिकीय
औद्योगिक दुर्घटना हो गई, ठीक है, जो कि यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ एक गैस निकली जिसे कहा गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोला जाता है। इसका रिसाव होने लगा। तो सरकारी सूचना के अनुसार करीब 35,000 साढ़े 35,000 लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। जो लोग वहां बच गए उसमें वो भी आज किसी न किसी बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और आत्मशोध विकृतियों से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति बनती है कई बार। अभी रिसेंट में अगर आप थोड़ा सा आसपास देखें तो 2020 में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो विशाखापत्तनम में एक घटना हुई थी, है ना, विशाखापत्तनम में भी। उसमें आप बताएं किस गैस का रिसाव हुआ था, कमेंट बॉक्स में सूचना दें। सेम काम देखने को मिला 23 दिसंबर 2005 में, जहां गांव में चैरकिंग में गैस कूप में विस्फोट हुआ, 243 लोग मरे, 9,000 लोग लगभग दुर्घटनाग्रस्त हुए और 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया, ठीक है। जो भाग सके वो तो थोड़ा बहुत बच गए, जो ना भाग सके और उनके कारण मर गए, उस समय जो थोड़े बहुत लोग भाग भी गए थे उनको भी विकृति देखने को मिली, जैसे आंखें, त्वचा और फेफड़े उनके उस गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। कैसे इनको कम किया जा सकता है, मतलब इसकी जो दुर्घटना है, इसकी जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है? तो सबसे पहला है कि घने आवासीय क्षेत्र को बहुत दूर रखा जाए। सबसे आसान तरीका यही है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखी जाए, ठीक है, कम से कम उनके पास रखा जाए। और अगर मान लीजिए वो कुछ वहाँ पे लोग बसे भी हैं तो उनको इसके विषय में कुछ ट्रेनिंग दी जाए कि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उनको क्या करना चाहिए, ताकि वो विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण से और उसके संभावित प्रभावों को जान सकें और उससे बच सकें। फिर आग की चेतावनी और अग्निशमन की उचित व्यवस्था की जाए, ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए और उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझ लेने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आता है सनराइज इंडस्ट्री का, मतलब ये है कि जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सत्कार जैसे ज्ञान से संबंधित उद्योग जो हैं ये सब कहलाते हैं सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख उद्योगों के वितरण को तो 3 रूप में देख सकते हैं, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें 2 पुराने हैं, लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये अभी उभर रहा है, अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रसिया देखने को मिलते हैं। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान देखने को मिलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे मेन जो इसका सेंटर है वो है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन सिटी। ऐसे ही इसी तर्ज में भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बैंगलोर को। देख लेते हैं लोहा इस्पात उद्योग को, तो इसमें जैसे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस की बात हमने पीछे की, वही कंडीशन यहाँ भी होगी, ठीक है। आमतौर पे पोषक उद्योग है जिसके लिए कच्चे माल के रूप में जो है वो लोहा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अन्य संरचनाएं हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर भी मिलाए जाते हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं, जिसमें आप कहें कि प्रोसेस के जो हैं, ठीक है, प्रोसेस के कई चरण हैं। तो प्रोसेस में क्या है कि इसे भट्टी में झोंका जाएगा, फिर उसे गलाया जाएगा, फिर शोधन किया जाएगा, फिर उसके बाद इस्पात प्राप्त होगा, ठीक है। तो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, मतलब लोहा एक बार बन गया तो आप उसे अन्य उद्योगों में भी कच्चे माल के रूप में लेते हैं। इस्पात कड़ा होता है और आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल और तांबा ये जैसी अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु का फायदा ये होता है कि असामान्य कठोरता होती है, दृढ़ता होती है, और तीसरी बात यह है कि इनके जंग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। इस्पात की बात करें तो आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। लाइन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग सारी वस्तुएं जो भी हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो या तो लोहा से बनी होंगी, इस्पात से बने होंगे।
बड़े से बड़े औजार, बड़े से बड़े मशीनें, आमतौर पर उनमें लोहा इस्तेमाल होता ही है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, इन सब में इस्पात देखने को मिलेगा। छोटे से छोटे उत्पाद में बात करें, सेफ्टी पिन, सुइयाँ, इन सब में भी इस्पात देखने को मिलता है। ठीक है। तेल के कुएं जो है वो भी इस्पात से बनी मशीनों से प्रेरित किए जाते हैं, मशीनें बनती हैं। ठीक है। पाइपलाइन भी इसी में इस्पात की पाइपलाइन से भी तेल परिवहित किया जाता है या निकाला जाता है या लाया जाता है, जो भी आप कह लें। ठीक है। खनिज के खनन में इसका उपयोग, इससे बने उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पे देखें, कृषि में थ्रेशर हो गई या कल्टीवेटर हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये भी इस्पात से ही बने होते हैं। भवनों का ढांचा जो है वो भी इस्पात से बना होता है, सरिये का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। 1800 ईस्वी के पूर्व क्या है कि ये वहाँ स्थित थे जहाँ इनके कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था, मतलब कच्चे माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल जहाँ आसानी से मिलता था। बाद में इनकी आदर्श स्थिति जो है वो कोयला क्षेत्रों के समीप आ गई, नहरों के आसपास आ गई और रेलवे के निकट आ गई, क्योंकि अब परिवर्तित हुआ संकेंद्रण, तो देखने को मिला कि ये समुद्र पत्तन के निकट और सपाट भूमि के आसपास के क्षेत्रों में फैल गए, क्योंकि यहाँ से लौह अयस्क जो है वो विदेशों में भी भेजा जाने लगा। पहले जो है व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जाता था, ज़्यादा नहीं भेजा जाता था। लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है। मुख्य केंद्र की बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ठीक है। ये भी एक ही प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसे आप कह रहे थे छोटा नागपुर। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। भद्रावती और विजयनगर ये कर्नाटक में देखने को मिलता है आपको। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेलम, कुछ जगह यहाँ सलेम लिखा है, कुछ जगह सेलम देखने को मिलता है। तमिलनाडु, ये भी प्रमुख इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा जमशेदपुर की। 1947 में सबसे एक ही कंपनी थी यहाँ पर, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिस पर निजी स्वामित्व था, लेकिन बाद में इसे सरकार ने अपने हाथों ले लिया और बहुत सारे लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। चूँकि ये स्वर्ण रेखा और खरगई दो नदियों के बीच में एक जगह है, साक्षी। ठीक है। वहाँ पे 1907 में इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में साक्षी का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया। इसी को आप टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये इस्पात केंद्र के रूप में बहुत सुविधाजनक स्थान पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर जो है वो काली माटी स्टेशन से 30-32 किलोमीटर दूरी पर देखने को मिलता है। तो लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट है, जहाँ पे बाजार उपलब्ध है और साथ साथ वहाँ जो है वो पोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है, तो वहाँ से इसका व्यापार भी किया जा सकता है। ये झरिया के कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज आसानी से प्राप्त कर लेता है। दो नदियां हैं, खरकई और स्वर्णरेखा, इनसे पर्याप्त जल आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है। सरकारी प्रोत्साहन भी, यहाँ पे बहुत सारी पूंजी सरकार भी लगा रही है, बाकी निजी कंपनियां भी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, तो जो है अब कंडीशन ये है कि वहाँ उद्योग धंधे बहुत डेवलप हो गए हैं। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद बहुत सारे संयंत्र स्थापित किए गए, मैंने बताया आपको। इसमें रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन, चादरें, केबल और तार का उत्पादन भी किया जा रहा है। लौह इस्पात की बात करें तो ये त्वरित औद्योगिक विकास से आरंभ हुआ। ठीक है। लगभग सभी क्षेत्रों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो है इस पे निर्भर है, लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। ठीक है। ये बृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिलों में भी देखने को मिलता है। इसमें द्वितीय उत्पादक के रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ऐसे ही एक और स्थान है जिसे कहते हैं पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर। ठीक है। यहाँ भी इस्पात की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लौह अयस्क मिनीसोटा, ठीक है, कि लौह खानों से मिल जाता है। लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, ग्रेट लेक्स के मार्ग से आ जाता है। नौ परिवहन हेतु ये सस्ता मार्ग देखने को मिलता है। साथ साथ ग्रेट लेक्स में अगर हम बात करें ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र की,
तो यहाँ पे रेलगाड़ियों के माध्यम से लौह अयस्क को लाया जाता है। तीन नदियां हैं, ओहियो, मोनोगहेला और अल्गनी, यहाँ से जल मिल जाता है। तो जो प्रमुख आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो जा रही है और कहीं कच्चा माल आसानी से मिल जा रहा है। बहुत कम बड़ी इस्पात मिले हैं। ये पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और अल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। जो भी हैं मतलब यहीं आसपास स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा भेजा जाता है। मतलब अगर परिष्कृत इस्पात की बात करें तो ये स्थल के मार्ग से मतलब रेलगाड़ी से और अन्य माध्यमों से भेजा जाता है। साथ साथ ये जल की जल मार्ग भी वहाँ है, नौ परिवहन की सुविधा है तो उसके माध्यम से भी भेजा जाता है। पिट्सबर्ग में इस्पात मिलों के कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल उपकरण, रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों, इन सब का उपयोग, इन सब के उत्पादन में इस्पात के रूप में कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। चूँकि धागे से कपड़े बुने जाने की प्राचीन कला रही है, हिंदुस्तान इसमें बहुत आगे रहा है शुरुआत से ही। ठीक है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन से वस्त्र निर्माण होता रहा है। कच्चे माल के आधार पे जो है ये वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया गया। ये बेसिकली दो तरीके के रेशे देखने को मिलते हैं। जो एक होते हैं प्राकृतिक, जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित, जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान देखने को मिलता है। प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की बात करें तो औद्योगिक क्रांति तक जो है सूती वस्त्रों की हाथ से कताई होती थी, लेकिन बाद में तकनीक डेवलप हुई तो इसके हथकरघों से बनाया जाने लगा। 18वीं सदी में पावरलूम से पहले ब्रिटेन और बाद में अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया गया। भारत भी इसमें काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ये प्रमुख उत्पादक देश हैं। शुरुआत से ही मतलब हम बात करें 18वीं सदी की तो वहाँ भी ब्रिटिश काल में भी हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों की एक बड़ी मांग थी विदेशों में। मतलब हम बात करें इंग्लैंड में, ठीक है, ढाका का मलहल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट का कोलिको तथा बुरहानपुर और सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी जो है, ठीक है, ये सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए वर्ल्ड फेमस थे, विश्वविख्यात थे। अब चूंकि हाथ से बने थे तो उनका उत्पादन जो है वो महंगा पड़ता था, समय ज़्यादा लगता था और उस समय गवर्नमेंट ने इनका साथ भी नहीं दिया। तो कंडीशन ये बनी कि ये धीरे धीरे डाउन होता गया। मतलब इनके जो कह सकते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जो नई वस्त्र मिले आए उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जो सस्ते और अच्छे गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण भी यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में होते थे। मतलब जो मशीन से निर्माणित होते थे उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। सबसे पहली मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। हालांकि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि पहली मिल जो है उद्योग की कोलकाता में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। तो सफल मिल की बात करें तो 1854 में आई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन और कच्चे माल की उपलब्धता, साथ साथ दक्ष श्रमिक, ये इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मुंबई की। प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन बाद में जब कृत्रिम आर्द्रता का भी इस्तेमाल किया जाने लगा और तो इसे जो है थोड़े और फैलाया गया भारत के विभिन्न भागों में, और वस्त्र उत्पादन जो है इसमें और क्षेत्र भी आ गए, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये कुछ प्रमुख केंद्र बाद में डेवलप हुए। दूसरा प्रमुख केंद्र था अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के तट पर है, गुजरात में है। 1859 में पहली सूती मिल यहाँ आई, स्थापित हुई, और उसके बाद मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बना ये क्षेत्र। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी वही सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के अनुकूल कारक थे। ठीक है, जैसे कपास उत्पन्न वाले क्षेत्र बहुत निकट थे, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था, जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श थी, और भूभाग सपाट था तो भूमियों की आसानी से उपलब्धता थी। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की घनी आबादी ने इस उद्योग को, जो श्रमिक चाहिए थे, कुशल और अर्धकुशल दोनों मिले,
सड़कें सुविकसित थीं, रेल मार्ग भी पहले यहीं से डेवलप हुए, ठीक है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद मिलती रही। साथ साथ यहाँ पे मुंबई पत्तन, ठीक है, इसे मशीनों से आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात करने में भी सुविधा प्रदान करता रहा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये फला फूला। अब कुछ समस्याएं समय के साथ इसमें आई, जैसे बहुत सारे मिल आजकल बंद हो चुके हैं और नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो रहा है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि वहाँ की जो मशीन प्रौद्योगिकी थी वो उसका नवीनीकृत नहीं हो, लाइक वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो पाई, नवीनीकृत नहीं हो पाई, जो कि इसका एक प्रमुख कारण बन के उभरा। अगला जो है वो है ओसाका जापान की बात। और जापान एक प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र रहा है, जो कि जापान का मैनचेस्टर है, ठीक है, ओसाका। यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास, कुछ भौगोलिक कारण हैं उसके पीछे। चारों ओर विस्तृत सूती में वस्त्र मिलों के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता हो गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बनाई के लिए उपयुक्त थी ही, पहले भी हम देख चुके हैं। योडो नदी जो है वो जल पर्याप्त उपलब्ध कराती थी, साथ साथ आसानी से श्रमिक उपलब्ध थे। पत्तन की अवस्थिति थी तो कच्चे माल को आयात करने में और वस्त्रों को निर्यात करने की सुविधा थी। साथ साथ अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग, तो पूर्ण आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पैदा हो नहीं रहा था। तो कपास जो है वह भारत, मिस्र और चीन और यूएसए से आयात की जाती थी। साथ साथ बनी बनी जो है उत्पाद वो निर्यात भी किए जाते थे। तो पोर्ट इसमें बड़ा कह सकते हैं, एक जो सी पोर्ट थे वो बड़ी भूमिका निभा रहे थे। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से एक अच्छा बाजार बन के उभरा। और चूँकि यह देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, तो हाल ही में ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के स्थान पर अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट भी आ गए हैं और धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है कई बार कि जब कुछ किसी क्षेत्र में कोई चीज़ डेवलप हो जाती है तो और बाकी सेक्टर्स भी वहाँ पे अपना पांव जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा पूरे चैप्टर का क्रिस्प। दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा इसे, लेकिन उम्मीद है इस बार बेहतर रिकॉर्ड हुआ है और आपको अच्छे तरीके से पहुँचेगा, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो कि इस क्लास 8th का जो है आखिरी चैप्टर होगा, ठीक है। मिलते हैं, अभी के लिए यहीं तक।